मान लीजिए हमारे पास दो लाइट वेव हैं और दोनों किसी पॉइंट पे आके मिल रही हैं। मान लीजिए पहले वाली जो लाइट वेव है उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। जैसा कि हमने मान रखा है कि इंटरफेरेंस हमेशा होता है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू, मतलब दूसरी जो वेव है उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होना चाहिए a2 साइन, हमने स्टडी किया था फ्रीक्वेंसी सेम होती है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट में, तो ओमेगा की जगह पर ओमेगा टी ही आएगा, मतलब फेज ओमेगा टी रहेगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा रहेगी। और फेज या तो फेज डिफरेंस में जीरो का डिफरेंस होता है फेज में, या फिर एक कांस्टेंट का, हम एक जनरल केस लेके चल रहे हैं इसलिए कांस्टेंट फेज डिफरेंस को लेते चल रहे हैं, ठीक है। y1 और y2 ये दोनों वेव्स किसी t समय पर आपस में अगर मिल रही हैं तो क्या होगा, दोनों के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अलग होगा। और जैसे कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है तो ओमेगा हमने सेम दिखाया है, और फेज डिफरेंस एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस ले लिया कि मान लीजिए 5 फेज डिफरेंस है, ठीक है। जरा दोनों मिलेंगी तो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लिख लें इस बात को, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, याद है क्या था प्रिंसिपल? नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर सम होगा y1 और y2 का। वेक्टर सम से क्या मतलब है, अगर हमने इसको डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी फेज की फॉर्म में दिखा दिया तो मतलब अपने आप में वेक्टर फॉर्म आ गई इसकी, यहाँ पर डायरेक्शन वगैरह सब ऑलरेडी आई जाती है। तो हमें सिर्फ दिखाना है कि y इक्वल टू हो जाएगा, तो y1 की जगह लगाएंगे a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी बच्चे को, किसी को भी नहीं ना, ठीक है। इसके आगे हमें ये दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको बता दूं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये रहता है मैंने फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर वही कंडीशन हमें लगती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। देखें आगे, ये एज इट इज रहेगा a1 साइन ओमेगा टी, यहाँ एट फॉर्मूला लगाइए, साथ में a2 का मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, लाइन थोड़ी बच जाएंगी, या पहले फॉर्मूला लगाएं फिर मल्टीप्लाई करें, बताइए एक साथ कर लें या फिर एक एक करके करें, एक एक करके कर लें, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे पहले साइन ए, यानी कि देखो ए तो ये हो जाएगा बी ये हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन फाइव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर जरा, सो a1 साइन ओमेगा टी a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सोच के देखो जरा, जो हमारी नई वेव आ रही है इसको हम कैसे लिखेंगे, एक लाइन में बोल लो फिर आगे सोचना, बाद में देखते हैं। फिलहाल इसमें क्या कर सकते हो आप, मेरे ख्याल से इसमें और इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं बस, और तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो y इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं साइन ओमेगा टी कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, a1 प्लस a2 कॉस फाइव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलिए दूसरी तरफ देखते हैं जरा, यहाँ पर आ जाएगा a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, सही है। मैं फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहा हूँ, अभी इस कहानी को फिर एक नए सिरे से आगे शुरू करेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आ चुका है तो फिर हम आगे बढ़ें, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। नाउ लिसन, अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमने अब तक स्टडी किया कि जब दो वेव आपस में मिलेंगी तो बनेगी उनके मिलने से तीसरी वेव, जिसका एम्पलीट्यूड दोनों से अलग होगा और फेज में भी जो आएगा कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा फेज में, उनके रिजल्टेंट जो होगा पहली वाली वेव से अलग फेज पर होगा थोड़ा सा। वेव y1 और y2 अगर मिलेंगे, हमने कहा था
y1 के रेस्पेक्ट में हम सारी कंडीशन ले रहे हैं। हमने y2 को भी y1 के हिसाब से लिया कि y2 जो है वो फाई आगे है y1 से। तो अब जो नई वेव बनेगी वो भी हम इसी के रेस्पेक्ट में बताएंगे ताकि आसान रहे समझना। हम मान ले रहे हैं कि जो नई वेव बन रही है उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है y इक्वल टू नॉर्मली, मान लीजिए उसका एम्पलीट्यूड है a, कैपिटल ए। नई वेव जो बन रही है इसकी बात कर रहा हूं मैं, दोनों के मिलने से जो नई वेव बनी है उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो a साइन, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी ओमेगा टी, हाँ फेज में डिफरेंस आ सकता है तो मैं फेज का डिफरेंस यहां थीटा मान ले रहा हूं। जो नई वेव बनी है वो पहली वाली वेव से थीटा फेज डिफरेंस पर आ रही है। कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, क्या दिख रहा है? अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे और जो ऑप्शन बचेगा लगाइए साहब। y इक्वल टू, अब a का मल्टीप्लाई साथ साथ कर लूं या अभी भी स्टेप? चलो साहब लगाओ, a साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस a कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। सही है? पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, सो y, थोड़ा ढंग से लिख लें इसको अच्छी तरीके से। y इक्वल टू हो जाएगा a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। इसको माना जा रहा है इक्वेशन नंबर 2। ये भी उसी वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, थोड़ा अलग तरीके से निकाला है। ये भी उसी वेव का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ये हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकाला है। तो क्या इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर कर देखो, साइन ओमेगा टी यहां भी है, यहां भी है, कॉस ओमेगा टी यहां भी है, यहां भी है। तो क्या चीज किसके इक्वल आ रही है कंपेयर करने पर? फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूं मैं अगर, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो साहब इसकी जगह पर तो आ रहा है ए कॉस थीटा, a1 प्लस a2 कॉस फाई इक्वल टू आ रहा है a कॉस थीटा। कोई समस्या नहीं है ना? अच्छा, इधर a2 साइन फाई की जगह पर आ रहा है a साइन थीटा, a2 साइन फाई की जगह पर आ रहा है a साइन थीटा। यहां तक एकदम सही है? ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चक्कर तो नहीं आ रहे किसी को? यहां तक ठीक है ना? मेरा टारगेट क्या है, हम इस काम को करके हो रहे हैं, हमें निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू K इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो हमारा टारगेट है यहाँ पर A निकालना। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को शायद समझ में आ रहा होगा कि इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो और ऐड कर लो दोनों को। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो वहां से ए निकल के आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, 10th का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई नया नहीं है, 11th का कोई भी रोल नहीं है इसके अंदर। करते हैं, देखा जरा क्या करना है हमको। हमें थर्ड का स्क्वायर करना है और फोर्थ का स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड करना है। सही है? थर्ड का स्क्वायर करो जरा, तो LHS में क्या आएगा? ए कॉस थीटा इसका स्क्वायर। फोर्थ के LHS में क्या आएगा? ए साइन थीटा इसका स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो दोनों के RHS देखते हैं जरा। इधर इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करेंगे सब। A1 प्लस कॉस फाइव इसका स्क्वायर प्लस A2 साइन फाइव इसका स्क्वायर। अभी भी सब ठीक है ना? बता देना जहाँ चक्कर आए वहीं वहीं रुक जाएंगे थोड़ा सा। ओके ना? ठीक है, स्क्वायर खोलिए जरा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर फाइव थीटा नहीं,
इसका कीजिए। ठीक है, इधर कुछ कॉमन आ रहा है? जो अलग अलग मोहल्लों में चल रही है कैलकुलेशन, इधर का मोहल्ला अलग, इधर का अलग, साथ साथ लेके चलना है। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ये तो हमारा ऑलरेडी प्लान था, इसलिए तो किया सब कुछ है। इधर देखो मेरा, इधर कहीं से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं क्या? ए टू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। चलो ए वन को तो पहले जैसे ए बुरा ना मान जाए, तुमसे कुछ नहीं करे भाई, तुम शांत रहो। ए वन स्क्वायर से रहने दो, इन दोनों में से ए टू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और क्या बच रहा है? प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। सही है। अब ये दोनों ब्रैकेट तो 1 हो जाएंगे। मैं इसको कहाँ लिखूं, लेकिन यहां कर लेना जरा। देखें जरा, ये 1 हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर, इधर क्या आएगा देखो, इधर आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस पाई। बोल दीजिए यहाँ तक समझ में आ गया? सबको आ गया? कंफर्म? कसम खा के बोल रहे हो? विद्या कसम खा के बोलो, आप पढ़ेगा झूठ बोलोगे तो। सबको आगे समझ में? ठीक है। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालनी इंटेंसिटी। किस चीज की कमी है इधर? के की कमी है, तो बोथ साइड के का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा के ए स्क्वायर, हर एक टर्म में होगा मल्टीप्लाई के का, के ए वन स्क्वायर चक्कर आ गए? अच्छा ठीक है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जगह आई लगा देंगे। इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वन लगा देंगे। इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है। इधर के को बांटना पड़ेगा, के को बांटना पड़ेगा ए वन ए टू में, दोनों में। इधर तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो स्पष्ट दिखा है, आई का फॉर्मूला हमारा के स्क्वायर होता है, तो ये तो हो जाएगा जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसकी इंटेंसिटी फाइनली आई। ये पहली वाली वेव की इंटेंसिटी हो जाएगी के ए वन स्क्वायर, ये दूसरी वाली वेव की इंटेंसिटी हो जाएगी के ए टू स्क्वायर। इधर थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फॉर्मूला सेटअप करने के लिए, हमें आई के टर्म में लानी सारी कहानी। इस वजह से कैसे करेंगे देखो, अभी फिलहाल आई मत लगाना, कुछ चेंजेस कर रहे हैं इधर, मतलब के ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, दिख रहा है? यहाँ भी सेम रखिए, के ए वन स्क्वायर के ए टू स्क्वायर। इधर थोड़ा चेंज करना है, क्या चेंज करना है देखना, सही से अच्छे से देख लेना इसके अंदर एक बार। मैं इस के को, क्या इस के को अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के लिख सकता हूँ? यहाँ मल्टीप्लाई में ए वन ए टू है, अगर मैं पहले वाले ए वन को इस अंडर रूट के अंदर लेके जाऊं तो ये अंदर जाके के ए वन स्क्वायर हो जाएगा। ए टू को दूसरे वाले के साथ के अंदर लेके जाऊं तो अंडर रूट के ए टू स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं इस बात को, समझ में आ रहा है? ठीक है, अंडर रूट के ए वन स्क्वायर अंडर रूट के ए टू स्क्वायर कॉस फाइव। एक बार फिर से देख लो, नहीं समझ में आ रही वाली बात तो। हमने कहा सब के लिखा है, के को लिख सकते हैं अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के, और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ए वन ए टू। ठीक है आदिल, आर यू ओके? चलो, तो ए वन को हम अंदर लेके गए, ए वन को अंदर लेके गए तो अंडर रूट के ए वन स्क्वायर, ए टू को अंदर लेके गए तो अंडर रूट के ए टू स्क्वायर। इसकी जगह में ये कहानी लगा दी बस। अगर इतना समझ में आ गया ना तो आपने जंग जीत ली, हो चुका काम खत्म। अब सिर्फ सबकी जगह पर आपको आई लगाना रह गया है। इट विल बी आई, के ए स्क्वायर आई था, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस
फाई। तो ये है फाइनल फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ सुपरपोज्ड वेव्स। अभी 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 रुको जरा, अभी इंटरफेरेंस वाली कहानी नहीं आई है, अभी सिर्फ बात आई है कि साहब मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी और मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, ये सोच कर देखो जरा। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन में हमने जो वेव के डायग्राम बनाए थे याद करो, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब फेज डिफरेंस बिल्कुल ना हो, दोनों वेव एकदम साथ चल रही है, पहली वाली वेव ऊपर जा रही है, दूसरी वाली वेव भी ऊपर जा रही है, सेम एक ही फेज डिफरेंस चलेंगे दोनों वेव, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। उल्टा होकर पहली वाली ऊपर जा रही है, नीचे दूसरी वाली नीचे जा रही है, ऐसे करके कहानी चल रही है, ये ऊपर ये नीचे, ये नीचे ही ऊपर, तो उल्टी उल्टी कहानी मिलेगी। मतलब अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो फाई की जगह लगाना पड़ेगा 0, फाई फेज डिफरेंस 0 आना चाहिए, 0 की जगह और भी एंगल आएंगे बाद में, अभी मैं फिलहाल के लिए 0 बता रहा हूँ, अभी और भी एंगल बनेंगे बाद में। और अगर मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो मुझे फाई लगाना होगा 180। समझ में आ सबको आ रही वाली? ठीक है, लगा देते हैं जरा, इसे हटा दो, पहले इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे बाद में। फॉर्मूला क्या निकल के आया है? आई का फॉर्मूला निकल गया फाइनली इंटेंसिटी का, आई इक्वल टू I1, नाउ I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कॉस फाई है उसकी वैल्यू होनी चाहिए +1, फाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, समझो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 0, फेज डिफरेंस 0। डायग्राम याद करो ना, कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? उनके पास दो वेव है, एक वेव ये रही, प्लस डायग्राम बता रहा हूँ बाद में। समझो, देखो पूरी बात समझें ध्यान से, ध्यान से देखो जरा। अगर मेरे पास एक वेव ये है इस तरह से, और एक दूसरी वेव इधर है, मतलब इसी के बराबर में मैं दिखा रहा हूँ उसको नीचे यहाँ पर। दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा अगर मिलेंगे तो, क्योंकि दोनों का फेज डिफरेंस 0 है यहाँ पर। एक तो हम कह रहे हैं साहब फेज डिफरेंस 0 हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या अरे नहीं, या 2 पाई का फेज डिफरेंस हो। इसका क्या मतलब है? 2 पाई 180 होता है, 360। क्या मतलब इस बात का? देखो मतलब ये है कि भाई, मतलब ये है कि ये वेव कुछ इस तरह से होती, इस वेव की शुरुआत यहां से हुई होती है अगर, तो देखो इस वाली वेव के फेज में और इस वाली वेव के फेज में 360 का अंतर आ रहा है, पूरे एक राउंड का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे में हम कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता, या ये वेव यहां से स्टार्ट ना होके और पीछे से स्टार्ट हो रही होती, मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस होता, 4 पाई का फेज डिफरेंस होता, 6 पाई का फेज डिफरेंस होता, तो हमें इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव मिलता। इज दैट क्लियर? इस बात को याद रखेंगे, हम कह सकते हैं कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाई इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई, नहीं +1 नहीं आ रहा, -1 आएगा, वेट अ मिनट, -1 इंटू पाई। सर देखें एक बार, अगर मैं n की जगह 1 लगा रहा हूँ तो नहीं आएगा, नहीं 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 नहीं, 2n - 1 इंटू पाई नहीं आएगा, कुछ 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 डिफरेंस आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका जनरल टर्म निकालना है एक बार, ये एक ए पी बन रही ना, ए पी का जनरल टर्म कैसे निकालोगे आप? फर्स्ट टर्म है ए प्लस n-1 इंटू डी कितना है? n माइनस, वही तो है, सही तो है, 2 बाहर है बस, 2n - 1 इंटू पाई, ये मतलब सही है बात है। इसका जनरल टर्म ये बन रहा है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि हम
फाई को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, यानी इन एंगल्स पर, इन एंगल्स पर, ये एंगल्स क्या है, ये फेज डिफरेंस है, इतने फेज डिफरेंस पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। क्या आप इस वाले डायग्राम से इसको रिलेट कर पा रहे हैं? पक्का, इसको याद रखें, आगे ये काम आने वाली चीज है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई फेज डिफरेंस के बारे में। एक टर्म और आता है फेज डिफरेंस के अलावा, पाथ डिफरेंस। कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये तो बात होगी फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए था, एंड नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए था। देखो, या तो पाथ डिफरेंस 0 का हो, मतलब दोनों के पाथ में बिल्कुल भी डिफरेंस ना हो, एकदम स्टार्टिंग इसकी भी यहीं से हो रही है, इसकी स्टार्टिंग भी यहीं से हो रही है। या तो पाथ डिफरेंस बिल्कुल 0 हो, पाथ डिफरेंस को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पाथ डिफरेंस है तो 0 हो, या फिर पाथ डिफरेंस पूरी एक वेव का हो, कंप्लीट वेव का डिफरेंस। अब एक ये जस्ट इससे पूरी 1 लैम्डा डिस्टेंस पहले स्टार्ट हुई है। लैम्डा मतलब होता है एक कंप्लीट वेवलेंथ। या तो ये वेव यहां से स्टार्ट हो रही हो और दूसरी यहां से चालू हो, मतलब पाथ का डिफरेंस 1 लैम्डा का हो। 1 लैम्डा का मतलब हो जाता है पूरी एक वेव का, पूरे एक साइकिल का डिफरेंस। 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा तब भी कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, या 3 लैम्डा का होगा तब भी कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं कह सकता हूं यहां पर हमारा टर्म क्या बनेगा, यहां बन जाएगा हमारा, जरा निकालो इसका जनरल टर्म क्या बनेगा, n माइनस 1 n माइनस 1, सेकेंड टर्म माइनस 1 इंटू लैम्डा। सही, चेक करें जरा, इसका जनरल टर्म तो बनेगा, अगर मैं n की जगह 1 लगाता हूं तो 1 माइनस 1 इंटू 0, 2 लगाता हूं 2 माइनस 1 लैम्डा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 लैम्डा, 4 माइनस 1 करेंगे 3 लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस आ रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको नोट कर लो अच्छे से, दिमाग में भी समझ लो, एक बार समझ लो फिर नोट भी कर लो, वरना भूल जाओगे से, डेफिनेटली भूल जाओगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात चल रही थी, अभी इसको मैं लगाऊंगा इसमें ऊपर, बाद में लगाऊंगा, पहले इतना देख लो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस ये होना चाहिए, पाथ डिफरेंस ये होना चाहिए। क्लियर है? अब डिस्ट्रक्टिव पे आ जाए, इसको मिटा दूं डायग्राम को, देखना जरा एक बार डिस्ट्रक्टिव समझ लीजिए फिर समझ में आ जाएगा। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाने के लिए फर्स्ट और थर्ड से कंपेयर करना, सेकंड वाले मत लेना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब दोनों का फेज एक दूसरे की उल्टी हो, बिल्कुल, मतलब ये वाली वेव कुछ ऐसे जा रही हो, ऐसे हो। अगर पहली वाली वेव और तीसरी वाली वेव आपस में मिलेंगी तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी। समझ में बात आ रही है? चलो मैं हेडिंग डालूं यहाँ पे, बात कर रहा हूं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ध्यान से देखना, देखो बीच में जो ही वो करते हैं ना, इसी से सब सिस्टम खराब हो जाता है। आप डिस्टर्ब हो रहे ना हो रहे, लेकिन पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाता है इसका। इंटरफेरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या है, हम देख रहे हैं फर्स्ट वेव और थर्ड वेव में कितने का डिफरेंस है एंगल में, 180 का, एग्जैक्टली 180 का है। तो हम कह रहे हैं साहब फेज डिफरेंस या तो पाई हो, 180 हो, या फिर ये वेव यहां से स्टार्ट ना होके यहां से स्टार्ट हो रही हो। देखिए जरा, अभी फेज डिफरेंस कितने का है डिस्ट्रक्टिव करने के लिए, या तो पाई का फेज डिफरेंस हो, पाई का हो रहा हो, या फिर और पीछे जाएं तो पाई से थोड़ा और आगे बात करें, मतलब 3 पाई का फेज डिफरेंस हो। अब 2 पाई पीछे आ गए ना, 360 पीछे आ गए ना हम, पीछे को, या कहोगे इससे कितने आगे, इससे 2, इस वाले में फेज का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 पाई का तो ये था ही पहले वाला, और 1 पाई का ये वाला और है, तो 3 पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा, या 5 पाई का फेज डिफरेंस हो, या 7 पाई का फेज डिफरेंस हो,
इनमें से कोई सा ही फेज डिफरेंस अगर होगा तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। समझ में बात आ रही है गुंजन? देखेंगे बार जरा फिर से। पाई का फेज डिफरेंस होगा, मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा लास्ट में आपको एंगल के लिए। पाई का फेज डिफरेंस होगा या 3 पाई का होगा या 5 पाई का होगा या 7 पाई का होगा, तो हमें इस पर मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये मैंने वेव को देख के बताया है। अब अगर थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री जानकारी तो बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं सही से। फर्स्ट वाला केस जरा मुझे बताओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है कि साहब जीरो होना चाहिए, बाकी आगे का हमको नहीं पता। ये तो क्लियर है साहब कि जीरो फेज डिफरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा और 180 का फेज डिफरेंस होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा। इतना तो क्लियर होगा ना सभी को? इसके आगे नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, समझो ध्यान से जरा एक बात कुछ और बता रहा हूँ। जीरो पर जो वैल्यू मिलती है हमें कॉस के लिए, जो वैल्यू जीरो पर मिलती है वही वैल्यू हमें पूरा एक राउंड बाद मिलेगी यहाँ पे। ये सबको पता है ना साहब, यहाँ 0 या 90 180 270 360 360 का मतलब 2 पाई। तो जो वैल्यू मुझे जीरो पर मिल रही है वही वैल्यू मुझे मिलेगी 2 पाई पर, एक और 2 पाई और ऐड कर लीजिए 4 पाई पर, 6 पाई पर। तो वही तो लिखा है मैंने यहाँ पर, वही तो लिखा है यहाँ पर साहब, जीरो पर होगा फेज डिफरेंस ये, या 2 पाई पर होगा या 4 पाई पर होगा या 6 पाई पर होगा। ठीक है, यहां देखते हैं पाई पर जो वैल्यू मुझे मिल रही है कॉस के लिए, एक कंप्लीट राउंड के बाद इसमें 2 पाई और ऐड कर लो तो 3 पाई मिलेगी वही वैल्यू, फिर 2 पाई ऐड कर लो 5 पाई। इस वाले पॉइंट पे मैं हर बार या तो पाई पे आ रहा हूँ या 3 पाई पे आ रहा हूँ या 5 पाई पे आ रहा हूँ या 7 पाई पे आऊंगा। तो वही बात लिखी ना यहाँ पे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर पाई पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है तो हमें अगला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो मिलेगा वो 3 पाई पर होगा, 5 पाई पर होगा, 7 पाई पर होगा, इस तरह से रहेगा। इनमें से कोई भी फेज डिफरेंस होगा तो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा। इज दैट क्लियर? इससे क्लियर तो ठीक है, अदरवाइज डायग्राम से क्लियर। ये डायग्राम वाली फिजिक्स वाली कहानी थी, ये मैथ्स वाली कहानी है। आपको जिससे समझ में आ रहा है वैसे कर लीजिए। आगे बढ़े, फेज की तो बात हो गई, लेकिन पाथ कैसे निकालोगे? पाथ लिख के इस पर आना पड़ेगा डायग्राम पे। तो मैं पाथ वाली बात कैसे कर रहा था कि साहब अगर फेज का डिफरेंस हमने, इसको मिटा दे रहा हूं, कौन सी दो वेव ऐसी हैं जो आपस में मिलें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगी, फर्स्ट और सेकंड वाली। आप कह रहे हैं साहब यही वैल्यू हमको एग्जैक्ट 2 पाई पहले मिलेगी, तो 2 पाई पीछे ले जाओ उसको, मतलब ये वाली वेव मिले तब भी तो बात वही है, मतलब इस वेव की शुरुआत यहां से हो रही हो तब भी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। तो पाथ का डिफरेंस कितने का आ रहा है इसमें? पहले वाले केस में कोई पाथ का डिफरेंस लैम्डा के टर्म में होता है, वेव लेंथ की बात हो रही है, कितनी लेंथ का डिफरेंस है वेव का, तो पूरे एक कंप्लीट वेव का डिफरेंस है। एक वेव की लेंथ को वेव लेंथ बोला जाता है, तो ये वेव लेंथ लैम्डा होगी कि लैम्डा पाथ डिफरेंस हो या 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस हो, मतलब वेव यहां से चालू ना कर रहे हैं हम यहां से चालू करते वेव को, जब 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा तब भी कंस्ट्रक्टिव होगा। लैम्डा पाथ डिफरेंस हो, 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो, 3 लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो लिखा हमने साहब के पाथ डिफरेंस या तो जीरो हो, बिल्कुल एक ही जगह से दोनों वेव चालू हो रही हो और एक ही तरफ जा रही हो, या पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, इस तरह से। क्लियर है? डिस्ट्रक्टिव पे आ जाइए जरा, फर्स्ट और थर्ड में या तो पाथ डिफरेंस हमारा यहां पर पाई का आ रहा हो, देखो इसमें ये इस तरफ है ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ है, या तो पाथ डिफरेंस, सॉरी ये तो पाई तो फेज डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं। देखो जरा ऐसे मेरी बात सुने ध्यान से, मैं इस वाले डायग्राम को हल मिटा के दोबारा बता रहा हूँ। पाथ डिफरेंस वाली कहानी को समझना जरूरी है क्योंकि आगे चल के इसी की जरूरत हमें पड़ने वाली है। फेज डिफरेंस अगर क्लियर है तब भी काम चलेगा नहीं उससे, ध्यान से देखना जो बना रहा हूं मैं। सेकंड वाले को मिटा दूं, देख सुनो, इस वाली वेव फर्स्ट वाली वेव में और थर्ड वाली वेव में पाथ का डिफरेंस कितना है इसको समझने के लिए आप इस वाली वेव को जैसे ये शुरू हो रही है वैसे शुरू करो। कहां से होगी? ये शुरू होगी वैसे यहां से, देखो इस ऑर्डर में, इसी तरह से मैं अगर शुरू करना चाहूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि साहब ये वाली वेव और ये वाली वेव मिल रही है तो
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इस वाली वेव में और इस वाली वेव में कितने पाथ का अंतर है, आधे पाथ। एक कंप्लीट वेव तो होगी ये लैम्डा, हाफ लैम्डा का डिफरेंस है। अगर हाफ लैम्डा के डिफरेंस से ये वेव इससे मिल रही है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव की बात चल रही है। दोबारा समझ लें, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लो फिर से। मैं इस वाली वेव को मिटा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि साहब ये वाली दोनों वेव आपस में मिलती हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इस वेव की शुरुआत कहां से हो रही होगी, लैम्डा बाई 2 पीछे से इसकी शुरुआत हुई होगी ना, तो कितने का पाथ डिफरेंस आ रहा है इसमें, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को कि साहब इसका पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो या तो लैम्डा बाई 2 का हो या फिर, अब तो बड़ा आसान है, अब तो सिंपल उसको एक राउंड पीछे ले जाना है बस, या फिर इसमें जरा एक लैम्डा प्लस करो, लैम्डा बाई 2 में एक लैम्डा प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3/2 लैम्डा या 5/2 लैम्डा या 7/2 लैम्डा। ये जो पाथ डिफरेंस अगर होगा तो हमें मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस